Assalamualaikum everyone. Welcome to your social studies lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So we were studying chapter number 18, which is 1937 to 46, the last steps to independence. And in this chapter, we are studying the steps which took us to our independence. Actually, what happened in the years from 1937 to 46. So we studied about the policies, and in the previous lecture we studied about the boundary commission, that how the boundary is created between the two countries, that is India and Pakistan. बाउंड्री कमीशन कैसे बना था, उसमें क्या हुआ था, कैसे जो दोनों कंट्रीज थी उनमें बाउंड्री बनाई गई थी, कि कैसे एरिया को डिवाइड करना है, किस बेस पे डिवाइड करना है, और वो काम कर रहा था बाउंड्री कमीशन. प्रीवियस लेक्चर में हमने बाउंड्री कमीशन को स्टडी किया था, एंड नाउ इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स which were faced by the young Pakistan in the early years in the early years after the independence. And this topic, and today we're going to study the page number 90 and 91 of our book. So first issue is the name of the country. Basically it was not issue for ourselves because we had already decided our name, that is the Pakistan, but there was an issue on the country name. वो क्या था कि इंडिया ने उस टाइम इंसिस्ट किया था कि हमें तो जो कंट्री का उस वक्त नेम था वो इंडिया था ना, सब कॉन्टिनेंट का ओवरऑल पूरे रीजन का नेम. इंडिया ने फोर्स किया था कि हमें वही नेम लेना है अपनी कंट्री का, हमें इंडिया नेम रखना है. अब हमें उससे कोई इशू नहीं था, हम अपना नेम डिसाइड कर चुके थे पाकिस्तान, बट स्टिल एक एडवांटेज उनको नेम के साथ जा रहा था. वो क्या था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे यूनाइटेड नेशंस, वहां पे जो भी सीट्स थी कंट्री की वो इंडिया के पास चली जाती थी इंडिया नेम की वजह से, और पाकिस्तान का वहां पे कोई रोल नहीं होना था. पाकिस्तान को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबरशिप दोबारा से लेनी पड़नी थी. तो एक ये बहुत बड़ा इशू था क्योंकि इंडिया के पास ऑटोमेटिकली एडवांटेज जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से. तो इंडिया नेम के साथ जो कि सब जा रहा था, इंडिया insisted on taking the name India, which gave it an automatic right to a seat on international bodies such as the UN Security Council. UN Security Council यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिपार्टमेंट है. उस वक्त एक सीट पे इंडिया मौजूद था, तो वहां पे उसके होने की वजह से कंट्री का नेम गया, तो इंडिया ऑटोमेटिकली इंडिया के पास वो सीट चली गई थी. एंड द अदर थिंग इज the Indians took over all the British institutions like the civil service, military forces and administration, while Pakistan had to create this anew. कि जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे जो कि ब्रिटिश ने काम किया था सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया में, वो जो सारे इंस्टीट्यूशंस थे वो ले लिए थे इंडियंस ने, इंडिया ने ले लिए थे इंस्टीट्यूशंस. पाकिस्तान के पास वो इंस्टीट्यूशंस नहीं आए थे. जैसे सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं कि जो आम लोगों के लिए काम किया जाता है, कि अगर पुलिस है तो वो भी एक सिविल सर्विस है, क्योंकि लोगों को वो सर्विस, जो आम सिविल कहते हैं शहरियों को, सिविलियंस, सिटीजन्स बेसिकली आप जैसे कहते हो, तो उनके लिए एक सर्विसेज जो काम कर रहे होते हैं वो सिविल सर्विसेज होते हैं. इसी तरह मिलिट्री फोर्सेज जो अच्छी तरह से एक स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया था ब्रिटिशर्स ने उस वक्त पाकिस्तान में आके, सॉरी सब कॉन्टिनेंट में आके. तो एक ये वो भी इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशन, जो मशीनरीज वगैरह थी उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट था, वो सब सारी चीजें किसने लेनी थी, इंडिया ने. पाकिस्तान को उस वक्त इस तरह का बहुत ज्यादा एक डिसएडवांटेज गया था इन चीजों की वजह से. Okay, so the next a very big issue is the refugee problem. Refugee कहते हैं उन लोगों को जो अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए होते हैं, उनको एक रहने के लिए प्लेस भी चाहिए होती है, एक अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं सब कुछ. तो हुआ ये था कि बहुत लार्ज लेवल पे माइग्रेशन हुई थी. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो ऑलमोस्ट 6 मिलियन जो हिंदूज और सिख्स थे वो पाकिस्तान के रीजन से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए थे, इंडिया की तरफ माइग्रेट किया था उन्होंने. लेकिन उसी के कंपैरेटिवली जो 8 मिलियन मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान आए थे. एक तो हमारे पास जगह पहले कम थी, एरिया कम आया था हमारे पास पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं मिला था हमें, इंडिया बहुत बड़ा था, उसके कंपैरेटिवली जो था पाकिस्तान उतना बड़ा नहीं था. और 8 मिलियन मुस्लिम्स को, 8 मिलियन लोगों को एडजस्ट करना एक बिल्कुल न्यू कंट्री में और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, दैट वाज अ वेरी बिग इशू दैट टाइम. सो उस तरह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी. द न्यू गवर्नमेंट हैड टू प्रोवाइड फॉर देम आउट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, कि जो इतनी हमारे पास पहले ही बहुत कम रिसोर्सेज का क्या मीनिंग है यहाँ पे
कि सिंपली खाने पीने की चीजें, रहने की जगह, कपड़े, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है एक आम लोगों की, तो वो प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था। दूसरी चीज, इंडिया ऑल्सो हैड अबाउट 6 मिलियन रिफ्यूजीज बट दे कुड बी स्प्रेड ओवर अ मच वाइडर एरिया इन अ मच रिचर कंट्री। सो वही चीज कि इंडिया के पास अच्छा खासा बड़ा रीजन था, एक बहुत बड़ा एरिया था उनके पास, तो और उनके पास तो अच्छी खासी रिसोर्सेज भी थी, अच्छा इस्टेब्लिश्ड कंट्री थी ऑलरेडी इंडिया, तो वो रीजन भी उन्होंने जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ले लिए थे, तो उन लोगों के लिए इतना इशू नहीं था जितना बड़ा इशू हम लोगों के लिए था, रिफ्यूजीज को एडजस्ट करना उस जगह पे। And the next problem faced by the young Pakistan was the early death of our leaders like Liaquat Ali Khan and Muhammad Ali Jinnah, that is Quaid-e-Azam. So इंडिपेंडेंस के बाद ही बहुत जल्दी जो था, मतलब बहुत ही कम टाइम में जो हमारे अर्ली लीडर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। हुआ क्या था कि उनको टाइम नहीं मिल सका कि पाकिस्तान को एक तरह से स्टैब्लिश कर सकते, एक पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते। उस सब इश्यूज की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़े थे उस टाइम पे, जो कि बहुत टाइम लगा था हमारा एक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में। बहुत सालों के बाद आके हमने फर्दर जो था एक स्टेबिलिटी आई थी हम लोग के स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट में। लेकिन उस वक्त कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई थी 1948 में, लियाकत अली खान की डेथ हो गई थी 1951 में, और कोई ऐसे लीडर्स नहीं थे कि वो इंस्पायर करते लोगों को कि मजीद मेहनत करें, कंट्री के लिए काम करें। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, देयर वर नो मोर इंस्पिरेशनल लीडर्स हू कुड कम्पीट विद द ग्रेट स्टैचर ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द स्टेट। कि जो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर था कंट्री का, उसके साथ जो जैसे उन हमारे फाउंडर्स ने मेहनत की हमारी कंट्री के लिए, वैसे एफर्ट कर सकते, ऐसा कोई लीडर नहीं आया था बाद में। कश्मीर इशू इज स्टिल एन इशू फ्रॉम द टाइम कि उस वक्त से लेके अब तक जो कश्मीर का इशू चल रहा है वो चल ही रहा है। कश्मीर वाज एन ओपन वुंड इवन आफ्टर द यूएन सीज़फायर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूनाइटेड नेशन ने बीच में इंटरवीन किया था, जंग रुकवाई थी और प्लेबिसाइड हेल्ड कराया था, लोगों से उनकी राय पूछी थी और ये कह दिया गया था कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट रहने दिया जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं था और बाद में उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर थोड़े अरसे बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रही। 1965 की जंग हुई फिर हमारे पास इंडिया के साथ, हमारे 1971 की जंग हुई थी इंडिया के साथ। ये तो बहुत दो बड़ी बड़ी जंगें थी ना। ऊपर से जो सीज फायर, जो बाउंड्री लाइन होती है, सीज फायर लाइन होती है कि इससे आगे आप कोई वॉर नहीं करोगे, इससे आगे आप मजीद दूसरी कंट्री के लोग नहीं आएंगे, ना फाइट करेंगे, ना कोई इस तरह का कोई इशू होगा। ये सीज फायर लाइन होती है जिसको जंग बंदी भी कहते हैं उर्दू में। लेकिन खैर ये चलते रहते इशू। इट कीप्ट हाई टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन व्हाट वाज नीडेड वाज कोऑपरेशन। सिर्फ हमें इतनी जरूरत थी कि हम मिलजुल के कुछ डिसाइड कर लेते, लेकिन हमें इतना भी नहीं हो सका। डायलॉग के थ्रू भी मे बी उस वक्त तो हो सकता था डिसाइड, लेकिन दोनों ही कंट्रीज अपने अपने पॉइंट पे रिजिड थी। इंडिया ना इंडिया छोड़ने को रेडी था ना पाकिस्तान, और हम लोग तो बिल्कुल अपने राइट पे थे इंडिया ने, लेकिन इंडिया ने नहीं छोड़ा था उस कंट्री को। Then it meant that much more money and effort had to be devoted to defense, money which was desperately needed to build up the state. तो हमें जहाँ पे उस जगह को प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए इतने ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते थे, वहीं पे अगर हम वो पैसे अपनी कंट्री की रिसोर्सेज पे, डेवलपमेंट पे लगाते, रोड्स बनवाते, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ों पे पैसे लगाते, तो शायद हमारे बहुत ज़्यादा उस टाइम पैसे बच जाते। लेकिन हमारा बहुत सा पैसा वेस्ट हुआ उधर डिफेंस में, क्योंकि हमें इक्विपमेंट, हमें वॉर्स के लिए, डिफेंस के लिए बेसिकली गन्स और इस तरह की इक्विपमेंट चाहिए होता है, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं डिफेंस के लिए भी। हम आर्मी पे पैसा लगाना पड़ता है, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे लगे जो कि बच सकते थे अगर ये कश्मीर इशू ना होता, और हम लोग काफ़ी इस्टेब्लिश हो सकते थे उस टाइम पे, उस पैसे को कहीं बेनिफिशियल वे में लगा के अपनी कंट्री में। So the next issue was the distribution of resources among the two countries, the resources, agricultural resources, industrial resources and also the minerals. एक ये भी बहुत बड़ा इशू था रिसोर्सेज का, क्योंकि पाकिस्तान, हम लोग जब हमें बना था इंडिपेंडेंस के बाद, कोई रिच कंट्री नहीं था, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्सेज नहीं मिले थे। ऑलमोस्ट सारा इंडस्ट्रियल एरिया जो था इंडिया के पास चला गया था, हमें जो मिला था वो मिला था एग्रीकल्चरल एरिया। और ये तो आप लोगों को इतना आइडिया हो गई कि
कंपैरिजन करें ना कि क्या एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एक्सपेंसिव होती हैं या कि कॉटन के कपड़े एक्सपेंसिव होंगे या फिर एक कार एक्सपेंसिव होगी या फिर एक स्टील मिल से जो स्टील बन रही है वो एक्सपेंसिव होगी। तो इंडिया के पास अर्निंग चांसेस बहुत ज्यादा थे, खुद को ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, जबकि पाकिस्तान के पास उतने ज्यादा नहीं थे। किस तरह से देयर वर ह्यूज एरियाज ऑफ barren desert and high mountains and only 1/3 of the land was cultivated। barren कहते हैं बंजर, जिसपे हम जो वेजिटेशन है, प्लांट्स ग्रो करने होते हैं वो नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा जो एरिया था वो डेजर्ट का था, बहुत सारे माउंटेन्स थे, और जो सिर्फ 1/3 एरिया था लैंड का वो कल्टिवेटेड था। मतलब पूरे एरिया में से जस्ट 1/3 पार्ट वाज कल्टिवेटेड वी कुड यूज फॉर कल्टिवेशन एंड वेजिटेशन। सो ये एक बहुत बड़ा इशू था। इवन दिस फर्टाइल एरिया वाज थ्रेटन्ड बाय इंडियाज कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ग्रेट रिवर्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो फर्टाइल एरिया था यहाँ पे भी जो पानी आ रहा था, बहुत से जो आपको पता है रिवर्स का पानी है, बहुत से जो रिवर्स की मेन सोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं वो इंडिया से आ रहा है पानी। तो जब अक्सर अभी भी ये इशू चलता है कि जहाँ पे इंडिया को होता है, इंडिया पानी की सप्लाई रोक लेता है, वहां से हमारे सारी जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा इशू था। पाकिस्तान हैड फ्यू इंडस्ट्रीज और मिनरल्स। पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज या मिनरल्स नहीं थे। इट ओनली हैड 750,000 टन्स ऑफ कोल अगेंस्ट इंडिया 46 मिलियन। कि इंडिया के पास 46 मिलियन थे, हमारे पास जबकि इतने नहीं थे रिसोर्सेज। हमारे पास 7 समथिंग बन रहे थे, मतलब इतने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास कोल के नहीं थे। और हमारा कोल जो है वो भी कोई हाई क्वालिटी कोल नहीं है, हमारा बहुत ज्यादा जो है हीट प्रोड्यूस नहीं करता बर्निंग पे। जबकि इंडिया के पास जो कोल था उनका हाई क्वालिटी कोल है, अच्छी क्वालिटी का, और उनके पास कोल की रिसोर्सेज थी वो भी बहुत ज्यादा थी। तो तब से भी और अभी भी। उसके बाद इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस 8 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर, वाइल पाकिस्तान हैड ऑलमोस्ट नन। कि इंडिया के जो आयरन ओर के सोर्सेज हैं वो भी जो नेचुरल उनको एरिया मिला उसमें जो 8 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर जो था वो प्रोड्यूस करे थे, जबकि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। रिसोर्सेज का इशू अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा इशू था जिसको टैकल करना था हमें उस टाइम पर। हमें सबको टैकल करने में, रिजॉल्व करने में इश्यूज को बहुत टाइम लगा था। उसके बाद The next issue was the problems between East and West Pakistan। जब पार्टीशन हुई थी, एक तरफ तो था वेस्ट पाकिस्तान जो कि ये वाला रीजन था जो कि इस वक्त करंट पाकिस्तान है, दूसरी तरफ था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वो रीजन जो कि बांग्लादेश था और बाद में पार्टीशन हो गई थी। पार्टीशन भी हुई थी शायद पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि दोनों कंट्रीज में इश्यूज इतने ज्यादा थे। बीच में आप देखिए ना, ये जो पूरा एम्प्टी एरिया, यहाँ पे पूरा इंडिया आ रहा था बीच में। ये इतना ज्यादा एक तो डिस्टेंस था। हमने रिलीजन की बेस पे सिर्फ और सिर्फ इनको एक पाकिस्तान तो बना दिया, एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान, और कलेक्टिवली ये पाकिस्तान थे दोनों, इन दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता हुआ। लेकिन बीच में इंडिया आ रहा था और बहुत ज्यादा इस वजह से इशू आए थे। कम्युनिकेशन मुश्किल हो गया था दोनों रीजन्स के दरमियान में, कि देयर वाज ओवर 1600 किलोमीटर्स अपार्ट, कि ये दोनों जो कंट्रीज थी ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स दूर थी एक दूसरे से, एंड देयर वाज नो कम्युनिकेशन विद नेटवर्क बिटवीन देम। दोनों के बीच में कोई खास प्रॉपर कम्युनिकेशन का सिस्टम भी नहीं था। They had little in common except for their religion। एक मजहब ही तो था जो कॉमन था, ना उनकी लैंग्वेज सेम थी, ना उनका कल्चर सेम था, ना रहने सहने के तरीके, वो सारी कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी। सिमिलैरिटी सिर्फ और सिर्फ क्या थी? रिलीजन। उसके अलावा दिस मेड गवर्निंग देम एज वन कंट्री एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इस सब की वजह से एक कंट्री के तौर पे इनको चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, गवर्न करना इन दोनों को चलाते हुए कंट्रीज को एक कंट्री के तौर पे चलाना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट वाज द करप्शन एंड फ्रॉड। जो करप्शन एंड फ्रॉड की जड़ें, वो रूट्स उस टाइम बनी थी, वो आज तक भी है। उसके बाद जब हमारे लीडर्स ही नहीं रहे, कायदे आजम लियाकत अली खान जैसे लीडर्स नहीं रहे, उसके बाद हर किसी ने आके सिर्फ और सिर्फ जो थोड़े बहुत हमें पैसे मिले थे पार्टीशन के बाद, उस वक्त के जो कलेक्टिव रिसोर्सेज थे उसमें से, कॉमनवेल्थ में से जो हमें पैसे मिले थे उसमें से भी कितने सारे, तो जो कोई भी कुर्सी पे आ रहा था आके पोजीशन में आके सिर्फ यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से जो है वो पैसे कमा सके और उस तरह से पैसे कमा लें, और अब ये यहाँ से आके सिर्फ अपना करप्शन करके अपनी जेबें भर सके, अपना बेहतर सोच सके। कंट्री का किसी ने नहीं सोचा। तो करप्शन बहुत ज्यादा थी। देयर वाज वाइड स्प्रेड करप्शन एंड फ्रॉड एज ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन एंड अदर्स फॉट टू मेक देयर प्राइवेट फॉर्च्यून्स, के सबने सिर्फ अपनी अपनी बनाने की सोची, अपनी अपनी जिंदगियां सही करने की सोची। पाकिस्तान गेन्ड अ बैड इंटरनेशनल रेपुटेशन एंड वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। वर्ज होता है बिल्कुल किनारे पे हो जाना, बैंकरप्सी होता है बिल्कुल, वो कहते हैं ना उर्दू में दिवालिया निकल जाना
जाना, इन द सेंस कि बिल्कुल कोई पैसे ना रहने हमारे बैंक, हमारे जो अपना ट्रेजर था, कंट्री के रिसोर्सेज तो बिल्कुल खत्म हो जाना। तो ये चीज बहुत ज्यादा हो गई थी। नेक्स्ट वॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल आ ही नहीं पा रही थी कुछ तो अरसे के लिए भी। थ्रू आउट द 1950s देयर वर पॉलिटिकल क्वारल्स कहते हैं लड़ाई झगड़ों को, एंड कांस्टेंट चेंजेस इन मिनिस्ट्रीज पर्टिकुलरली इन वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो था ना, मेन पाकिस्तान था जो जहाँ पे गवर्नमेंट भी थी, लड़ाई झगड़े भी थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की इतनी ज्यादा तब नहीं चलती थी, उनके अलग ही मसले थे। तो वेस्ट पाकिस्तान में बहुत पॉलिटिकल क्वारल्स वाले लड़ाई झगड़े रहे पॉलिटिक्स में थ्रू आउट। पूरे जो 1950s वाली रो थी इसमें बहुत ज्यादा जो था इस डेकेड में बहुत लड़ाई झगड़े हुए पॉलिटिक्स में। इट वाज नॉट अंटिल मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1958 दैट सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी वाज अचीव्ड, कि 1958 में फिर मार्शल लॉ लगा था और फिर कहीं जाके कुछ बेहतरी आई थी, कुछ सुकून आया था पॉलिटिक्स में, कुछ एक तरह की स्टेबिलिटी होता है, एक स्टेबल बैलेंस्ड कंडीशन बन जाना, तो वो तब कहीं जाके बनी थी इस तरह से। वरना उससे पहले तक तो बहुत मुश्किल रहा था कंट्री को चलाना इन इस तरह की पॉलिटिक्स में। So class, this is our today's lecture, but that's not all the problems which were faced by young Pakistan. There are also some more problems which we'll discuss in the next lecture. कि इसके अलावा वाटर इशू एक बहुत बड़ा इशू जो जिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले, जो नेक्स्ट 2 पेजेस आपके चैप्टर के रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।